वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है घटना चक्र से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 9 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 8 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार की आय के प्रमुख स्रोत क्या रहा? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार की आय का प्रमुख स्रोत रहा उधार और अन्य देयताएं। ऑप्शन नंबर सी। सरकार की आय के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं, उधार और अन्य देयताएं जो कि 34% है, और फिर इसके बाद है वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कर जो कि 17% है। इसके बाद है आयकर 15% तथा निगम कर भी 15% है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार किस मद पर सर्वाधिक सब्सिडी प्रदान करती है? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार सर्वाधिक सब्सिडी प्रदान करती है खाद्य सब्सिडी पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत सरकार अपनी जीडीपी का कितना % खर्च करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.1%। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत सरकार अपनी जीडीपी का 2.1% खर्च करती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019-21 में भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी है? वर्ष 2019-21 में भारत में शिशु मृत्यु दर है 35.2%। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2023 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 तथा 3 सही है। इसके अनुसार विश्व स्तर पर 110 देशों के 6.1 बिलियन लोगों में 1.1 बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब है। और दूसरा है, इसके अनुसार भारत में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-21 के बीच 415 मिलियन लोग गरीब से बाहर निकले। दोनों के दोनों सही है, जबकि एक कथन गलत हो जाएगा। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जो कि गलत कथन दिया गया है। 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 जून 2023 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर जारी इंडिया रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सही कथन हो जाएगा आपका 2 तथा 3। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को हुई थी, जबकि एक कथन गलत हो जाएगा। इसकी समग्र श्रेणी में आईआईटी दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि गलत कथन दिया गया है। 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया। इसके तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग की जाती है। समर श्रेणी में आईआईटी मद्रास चेन्नई तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु को प्रथम तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित सेंगोल यानी कि राजदंड का संबंध चोल सम्राट से है, जो कि सही कथन दिया गया है। पहला कथन गलत हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया, जो कि गलत कथन दिया गया है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। नए संसद भवन का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार विमल हसमुख पटेल ने बनाया है। इस संसद भवन में 1224 सांसदों को बैठने की क्षमता है। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये का स्मारक एवं डाक टिकट जारी किया। अगला प्रश्न देखते हैं। छठे हिंद महासागर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 तथा 3 सही है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2016 में सिंगापुर में हुआ था। लचीले भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी इसका मुख्य उद्देश्य विषय था, यह भी सही है। जबकि एक कथन गलत हो जाएगा। 12 से 13 मई 2023 के मध्य यह सम्मेलन अबू धाबी यूएई में हुआ, जो कि गलत कथन दिया गया है। 12 से 13 मई 2023 के मध्य छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया, न कि अबू धाबी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने सीमावर्ती माना गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया। यह गांव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों माना गांव स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम को। अप्रैल 2023 में गुरुग्राम प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा मिजोरम को भारत का सबसे खुशहाल राज्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2023 में एनटीपीसी ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी की स्थापना हेतु चैम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों वह राज्य है असम, ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 2023 में एनटीपीसी ने चैम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते के आधार पर असम में बांस आधारित जैव रिफाइनरी की स्थापना की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन दिया गया है। 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी यूएई की यात्रा है। इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। और दूसरा कथन गलत हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी यूएई यात्रा रही, जो कि गलत कथन दिया गया है। 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा पर हैं। यह प्रधानमंत्री की 5वीं यूएई यात्रा थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 जून 2023 को चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है। 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। इसका मुख्य विषय वैश्विक डिजिटल नवाचार है। जबकि पहला कथन गलत हो जाएगा। इसका आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य बेंगलुरु में आयोजित हुआ था, जो कि गलत कथन दिया गया है। 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया था, न कि बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं।
जुलाई 2023 में जारी वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। यह सूचकांक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है, जो कि सही कथन दिया गया है। पहला कथन गलत हो जाएगा। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि गलत कथन दिया गया है। 7 जुलाई 2023 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 जारी किया गया, न कि नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है केरल राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2023 में केरल सरकार ने हर पंचायत में गुणवत्ता वाले खेल के मैदान खोलकर राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली महिला जुडोत्सु खिलाड़ी कौन बन गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शफकत मलिक, ऑप्शन नंबर बी। शफकत मलिक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली महिला जुडोत्सु खिलाड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गायत्री कुमारी जी को। अगला प्रश्न है। बेलवा डैम प्रोजेक्ट बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवहर जिले में। बेलवा डैम प्रोजेक्ट बिहार के शिवहर जिले में निर्माणाधीन है। इसके तहत अधिशेष जल को पुरानी बागमती नदी से बूढ़ी गंडक नदी में प्रभावित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देश का पहला मौसम संबंधित ऐप किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा बिहार राज्य में। मई 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मौसम सेवा केंद्र के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप मौसम का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरौनी ताप विद्युत केंद्र को। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 में निम्न में से किस विभाग का योजना उद्देश्य सर्वाधिक रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा विभाग का। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में डैश रहा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में घटा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार के पहले हाथी कॉरिडोर की स्थापना किस जिले में की जाएगी? बिहार के पहले हाथी कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी जमुई जिले में, ऑप्शन नंबर बी। भारत के हाथी गलियारा रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के जमुई जिले के जमुई झाझा चकाई के सुंदर वन क्षेत्र की पहचान बिहार के पहले हाथी गलियारा के रूप में की गई है। अगला प्रश्न है। बिहार के किस जिले का शहरी जैव विविधता सूचकांक होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर का। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने समृद्ध जैव विविधता के कारण भागलपुर के लिए शहरी जैव विविधता सूचकांक, जिसे सिंगापुर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, विकसित करने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वसुजल शक्ति सम्मान 2023 बिहार की किस महिला को प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बबीता गुप्ता जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अश्वनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट टैग 61 BOBRN ALH SM1 का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 में डेक्स एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर में। अक्टूबर 2022 में डेक्स एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, मई 2022 में थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मई 2022 में थॉमस कप 2022 का आयोजन किया गया बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर सी। मई 2022 में थॉमस कप 2022 का आयोजन बैंकॉक में किया गया था। भारत ने पहली बार पुरुषों के थॉमस बैडमिंटन का खिताब जीता। भारत थॉमस कप का चैंपियन बनने वाला छठा देश है। इंडोनेशिया ने सर्वाधिक 14 बार थॉमस कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार बड़े राज्यों में किस स्थान पर है? भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार बड़े राज्यों में है 15वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले को 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह जिला हो जाएगा जहानाबाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया जिले में। अप्रैल 2022 में बिहार के पूर्णिया जिले में अनाज आधारित देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस संयंत्र से प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल उत्पादन की संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरीदा पट्टी को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस एशियाई देश ने हाल ही में आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है अपना प्यारा भारत देश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2022 में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या अर्हता होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास अर्हता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो तथा वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है, जबकि 2 नंबर गलत हो जाएगा। एक या अधिक उच्च न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या, तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन सा क्रम है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50वां क्रम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्रम 50वां है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात किस न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेदों को अनुलंघनीय मौलिक ढांचा का अंग माना है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। अंततः उच्चतम न्यायालय ने इन्हें अनुलंघनीय मौलिक ढांचा में शामिल माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद की सुनवाई में संविधान के आधारभूत ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों वह मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के तहत किया? तो दोस्तों वह संशोधन था 103वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की संसद ने 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया। अगला प्रश्न है। किस वाद की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की थी? तो दोस्तों वह वाद था इंदिरा साहनी वाद। ऑप्शन नंबर सी। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी वाद में अपना निर्णय सुनाते हुए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की थी। अगला प्रश्न है। 103वां संविधान संशोधन के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए संसद ने वर्ष 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया तथा संविधान के अनुच्छेद 15 का 6 तथा अनुच्छेद 16 का 6 को समाविष्ट किया। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु पात्रता संबंधी मानदंड पर विचार कीजिए तथा सही मानदंड का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसमें तीनों का तीनों कथन सही हो जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा न हो, परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि न हो, व्यक्ति SC ST तथा OBC के लिए प्रदत्त न हो। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन थे? दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी थे गिरिवर्धधारी चौधरी। ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्थान बिंदु सिद्ध हुई दांडी यात्रा का प्रारंभ महात्मा गांधी के द्वारा अपने 80 साथियों के साथ किया गया। बिहार से इस यात्रा में गिरिवर्धधारी चौधरी ने प्रतिभाग किया। इन्हें कारो बाबू भी कहते हैं। अगला प्रश्न है। पटना सचिवालय गोलीकांड से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पटना सचिवालय गोलीकांड से संबंधित जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। इस गोलीकांड में शहीद होने वाले सर्वाधिक छात्र भागलपुर के थे, जो कि गलत कथन दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। इस गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हुई। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें 7 छात्रों को शहादत मिली। इन छात्रों में सर्वाधिक 2 छात्र पटना तथा सारण के थे। भागलपुर से सतीश प्रसाद झा इस कांड में शहीद होने वाले अपने जिले के इकलौते छात्र थे। अगला प्रश्न है। बाल सुंदरी मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन गलत दिए गए हैं बाल सुंदरी मृदा के बारे में। बाल सुंदरी मृदा बिहार में बांगड़ के दक्षिण दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं सारण आदि जिलों में विस्तृत है।
और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपका नदी और एक तरफ है बिहार में प्रवेश। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा एक से गंडक नदी जो कि वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से सरयू नदी सिवान के गुठनी से प्रवेश करती है। सी का मिलान हो जाएगा 3 से कमला नदी मधुबनी के जयनगर से प्रवेश करती है। डी का मिलान हो जाएगा 4 से बागमती का सीतामढ़ी से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपका मुख्यमंत्री और एक तरफ है विशेष। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से लगातार सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। बी का मिलान हो जाएगा 2 से प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद थे। सी का मिलान हो जाएगा 1 से सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी बिहार की राबड़ी देवी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 सही है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि सही दिया गया है। बाकी दोनों कथन गलत दिए गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि गलत कथन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, यह भी कथन गलत दिया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपका योजना और एक तरफ है आरंभ का वर्ष। चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा 3 से सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। बी का मिलान हो जाएगा 1 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। सी का मिलान हो जाएगा 4 से जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी। डी का मिलान हो जाएगा 2 से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ है। वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क का मुख्यालय है कैम्ब्रिज में, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 2004 में आयोजित किया गया, जो कि गलत कथन दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास वर्ष 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के माध्यम से हुआ। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया, जिसे रियो+10 के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का विषय सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, यानी कि सतत विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से बेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ था। बी का मिलान हो जाएगा 2 से पहाड़े पर मिनीमाता कन्वेंशन 2013 में। सी का मिलान हो जाएगा 3 से स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था। डी का मिलान 4 से हो जाएगा वीना कन्वेंशन 1985 में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, PSLV C56 DSSR मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। 30 जुलाई 2023 को इसरो ने इस मिशन का सफल प्रक्षेपण किया।
इस मिशन के तहत सिंगापुर के 7 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, विशेष से कमजोर जनजातीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत कथन कौन सा है? विशेष से कमजोर जनजातीय समूह के संदर्भ में जो कथन असत है वह है ऑप्शन नंबर बी। इनकी तीसरी सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। राज्यों में कुल 75 PVT-GS की पहचान की गई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय इनके लिए विकास योजना का क्रियान्वयन करता है। 18 राज्यों एवं संशासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की संख्या 75 है, जिसमें सबसे अधिक संख्या ओडिशा में है और इसके बाद आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों के अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और सदृश बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को निर्बाधित या निराकृत करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और सदृश बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को निर्बाधित या निराकृत करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कौन सा निकाय किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक अधिनियम द्वारा, संसद के द्वारा। संसद अनुच्छेद 32 के तहत विधि द्वारा रिट जारी करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को प्राधिकृत कर सकती है। अगला प्रश्न है, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला है। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम खोला गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो महू में, इंदौर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर एवं कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? तो दोस्तों वह श्रेणी है काकेकस पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। काकेकस पर्वत श्रेणी काला सागर एवं कैस्पियन सागर के बीच में स्थित एक पर्वत प्रणाली है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरयू नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घाघरा के नाम से। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके तट पर अयोध्या शहर स्थित है। इसका उद्गम स्रोत हिमालय में है। सरयू नदी बिहार के छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, बड़कान स्थलाकृति का संबंध है? बड़कान स्थलाकृति मरुस्थल क्षेत्र से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी। कुमायूं हिमालय सतलज एवं तीस्ता नदी के बीच में है, जो कि गलत दिया गया है। कुमायूं हिमालय सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। पंजाब हिमालय सतलज तथा सिंधु नदी के बीच है। नेपाल हिमालय तीस्ता तथा काली नदी के बीच स्थित है, जबकि असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम लगाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पर हो जाएगा महादेव पहाड़ियाँ, फिर इसके बाद हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर इसके बाद हो जाएगा कार्डमम पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट दोनों को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा गुजरात तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। गुजरात राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ अरब सागर से भी लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ बंगाल की खाड़ी से भी लगती है। मणिपुर की सीमा केवल म्यांमार से लगती है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, जिसका नाम अलग अलग है। अंतर दिए गए युग्मों को सुमेलित करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करैकल तथा माहे में। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में, यमन में, तमिलनाडु में, कराकल में तथा केरल माहे में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
जोकू घाटी निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो दोस्तों जोकू घाटी स्थित है नागालैंड एवं मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोका हस्तांतरित कृषि विश्व के किस देश में प्रचलित है? रोका हस्तांतरित कृषि विश्व के ब्राजील देश में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, लिविंगस्टोन जलप्रपात नील नदी, जो कि गलत दिया गया है। लिविंगस्टोन जलप्रपात जायरे यानी कि कांगो नदी पर है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। अकोसंबो बांध बोल्टा नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो दोस्तों वह अभिलेख हो जाएगा सगोरा ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में न्यायालय अवस्थित में थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो दोस्तों वह न्यायालय हो जाएगा धर्म अस्तीय तथा कंटक शोधन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे, उनके आगमन का सही कालानुक्रम कौन सा होगा, आपको क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पर हो जाएगा मेगास्थनीज, फिर इसके बाद हो जाएगा फायान, फिर इसके बाद हो जाएगा हेनसांग और लास्ट में हो जाएगा ईस्ट सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से चंद्रगुप्त का सैंडोकोटस से, बी का मिलान हो जाएगा 3 से अमित घात का बिंदुसार से, सी का मिलान हो जाएगा 1 से प्रियदर्शी का अशोक से, तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से विष्णुगुप्त का चाणक्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? जो युग सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 तथा 4। एंटिसियन डॉकयार्ड जो कि लोथल से प्राप्त हुआ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध सारनाथ से, तथा ग्रेट शिप ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग नालंदा से। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलन हो जाएगा 3 से डेमेट्रियस हिंद ईरानी से, बी का मिलन हो जाएगा 4 से रुद्रदामन का शक से, सी का मिलन हो जाएगा 1 से गोंडोफर्निस पहलव से, तथा डी का मिलन हो जाएगा 2 से वीम का कुषाण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? जो युग सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण गंधर कला शैली, जो कि सही दिया गया है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, पहला गंधार शैली, दूसरा मथुरा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है राजवंश और एक तरफ है सिक्कों की धातुएं। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन स्वर्ण, जो कि गलत दिया गया है। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के साथ तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राजवंश और एक तरफ है राजधानी। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, शुंग का पाटलिपुत्र से, बी का मिलान हो जाएगा 3 से, सातवाहन का पैठन से, सी का मिलान हो जाएगा 2 से, कदम का बनवासी से, तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से, चंदेल का महोबा से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं होता है? तो दोस्तों वह रोग है तपेदिक रोग, जो कि जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मा की इकाई कौन सी है? ऊष्मा की इकाई है जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किस में खराबी होने के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर की खराबी से। अगला प्रश्न है, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, किस देश के थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ रूस के। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, जय संहिता मूल नाम है? जय संहिता मूल नाम है महाभारत का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण सूखा रोग होता है? सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घोल लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है, इसका पीएच होगा? तो दोस्तों इसका पीएच होगा 10, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एक उच्च पिघलन बिंदु वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक पानी में घुलनशील है, यह तत्व होगा? तो दोस्तों यह तत्व होगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एक उच्च पिघलन बिंदु वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक पानी में घुलनशील है, यह तत्व होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन का तला बाहर की तरफ काला हो रहा है, इसका अर्थ है कि? तो दोस्तों इसका अर्थ है कि ईंधन पूर्णतः जल नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं कि प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से खो देते हैं, जो कि गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दे किस प्रणाली का एक भाग है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विसर्जन का। अगला प्रश्न देखते हैं, दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को कहते हैं? दो न्यूरॉनों के बीच के अंतर को कहते हैं सिनेप्स। अगला प्रश्न है, एक पौधों के परागकोश में होता है? एक पौधों के परागकोश में होता है परागण, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, वैकाशिक दृष्टि से हमें अधिक समानता है? वैकाशिक दृष्टि से हमें सबसे अधिक समानता है एक चीनी छात्र में, ऑप्शन नंबर ए। वैकाशिक दृष्टि एक ही प्रजाति के जीवधारियों में अधिक समानता होती है। तदनुसार प्रश्नगत विकल्पों में हमें एक चीनी छात्र से अधिक समानता है, क्योंकि दोनों ही समान प्रजाति होमो सेपियंस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वह पदार्थ है मिट्टी, जबकि पानी, शीशा, यह दोनों पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्रों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्रों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है IR2। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र कहलाता है? विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र कहलाता है अमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैविक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है? जैविक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक खास श्रृंखला बनाता है?
एक खास श्रृंखला बनाता है? ऑप्शन नंबर बी घास, फिर बकरी, फिर मानव। अगला प्रश्न है आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंद। आलू भूमि के नीचे रूपांतरी तना होता है जिसे कंद कहते हैं, यानी कि ट्यूबर। अगला प्रश्न है सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी दादा साहिब फाल्के के नाम पर। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए, और यह सम्मान प्रतिवर्ष 1958 से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता प्रख्यात बंगाली कवि एवं लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोई आयु सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कक्ष होते हैं 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मानव पाचन तंत्र को इस नाम से भी जाना जाता है? मानव पाचन तंत्र को जिस नाम से भी जाना जाता है वह नाम है एलिमेंट्री नलिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं पौधों के किस लय दल पर जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है? तो दोस्तों उसका नाम होता है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी। पौधों के किसले दल पर जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है ऑक्सिन। पौधों के किसले दल यानी कि कॉम्पल पर बनने वाला पादप हार्मोन ऑक्सिन है, जो कि कोशिकीय वृद्धि को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं मानव शरीर में तनाव के समय स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? मानव शरीर में तनाव के समय स्रावित होने वाला हार्मोन है एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सूर्य की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजारकर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है ऊर्जा के अधिकतर स्रोत जो हम प्रयोग करते हैं सौर ऊर्जा के विभिन्न भंडारित रूप है, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा से व्याकुल नहीं है? तो दोस्तों वह है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न है रोगों के जल द्वारा उपचार की प्रणाली कहलाती है? रोगों के जल द्वारा उपचार की प्रणाली कहलाती है हाइड्रोपैथी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हर्मोफ्रोडाइट वे प्राणी हैं जिनके शरीर में हर्माफ्रोडाइट वे प्राणी हैं जिनके शरीर में नर एवं मादा दोनों जननांग होते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य परिशिक्षण में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाला अम्ल है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं कमरे के एक कोने में इत्र की एक बोतल खोलने पर चारों ओर उसकी सुगंध पहुंच जाती है, यह एक उदाहरण है। तो दोस्तों यह एक उदाहरण है विसरण का, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था जे.एल. बेयर्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण शासकीय कार्य बर्रा डकैती का स्थान था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्वी बंगाल में। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य था भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड से संबंधित नहीं था सूर्यसेन, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल तथा राजेंद्र लाहिड़ी यह दोनों काकोरी कांड से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं किसने कहा था दर ओ दीवार से हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं?
तो दोस्तों इसे कहने वाले थे नवाब वाजिद अली शाह, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से हाड़वा षडयंत्र केस का जतिनारायण मुखर्जी से संबंधित हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 4 से लाहौर षडयंत्र केस का हो जाएगा राजगुरु से। सी का मिलान हो जाएगा 1 से दिल्ली षडयंत्र केस का हो जाएगा मास्टर अमीन चंद से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से अलीपुर षडयंत्र केस का हो जाएगा अरविंद घोष से। अगला प्रश्न है, लाहौर षडयंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर षडयंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल में अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2023 में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य बिहार में राजमार्गों के उन्नयन हेतु कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, $295 मिलियन का। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से चटगांव सत्तागढ़ हमला सूरसेन से हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 4 से काकोरी षडयंत्र का हो जाएगा वासुदेव फड़के से। सी का मिलान हो जाएगा 2 से लाहौर षडयंत्र का जतिन दास से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से गदर पार्टी का लाला हरदयाल से। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से चटगांव आर्मरी रेड का कल्पना दत्त से संबंधित हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 3 से अभिनव भारत का विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित हो जाएगा। सी का मिलान हो जाएगा 4 से अनुशीलन समिति का हो जाएगा अरविंद घोष से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से कुका आंदोलन का गुरु राम सिंह कुका से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति को गोली चलाई थी? तो दोस्तों वह महिला क्रांतिकारी थी बीना दास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से वह कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई थी महेंद्र प्रताप के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कामागाट्रू है। तो दोस्तों कामागाट्रू है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रवाह के वातावरण में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गंगेन्द्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ
ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत करना था। थैंक यू।